हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। और लास्ट सेशन में हमने जो जनवरी है उसका करंट अफेयर्स पूरी तरह समाप्त कर दिया था, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स हो, है ना, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हों, चाहे राष्ट्रीय लेवल की खबरें हों, स्पोर्ट की खबरें हों या स्टेट की खबरें हों, अपॉइंटमेंट की खबर हो, अवार्ड की खबर हो। मतलब इन डेप्थ हमने पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर कर दिया है। और मैं आपके से दावे के साथ कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मेरे वीडियोज़ पे रिलाई रह सकते हैं, कहीं और कोई सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया, सॉरी एग्ज़ाम हुआ है। तो कुछ एग्ज़ाम हुए हैं। एक यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है प्री, ठीक है, एक पंजाब पटवारी, और इसी के साथ एक और एग्ज़ाम हुआ है एक्साइज कांस्टेबल। और ये तीनों तरह के ही बच्चों को मैंने ही पढ़ाया। और जब पेपर आया तो करंट अफेयर्स के जो रिव्यू हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश प्री की अगर मैं बात करूं तो टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 24 मेरे सब्जेक्ट मैंने जो पढ़ाया था उससे आए। और ये 24 आप कह रहे हो 32 तो आए नहीं, पूरे 8 क्वेश्चन तो रह गए। तो बेटा बात ऐसी है कि 100% ना तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, और ना ही कोई ऐसा टीचर है जो आपको 100% करा के देता है, और ना ही 100% पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के लिए भाई 50% की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक जो 32 में से 24 80% है, और इट इज़ ए गुड परसेंटेज। ठीक है। पंजाब पटवारी, पंजाब पटवारी में 10 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए, ठीक है, जिनमें से 8 सवाल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वीडियोस से आए हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर में, एक्साइज कांस्टेबल में सॉरी, जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 5 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए थे, और 5 सवाल में से 4 सवाल इसी से आए हैं। तो आप देख सकते हो, आपको कहीं बाहर रिसोर्स की मैगजीन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वीडियो देखने हैं बहुत ध्यान से, और आपको जो पीडीएफ दी जा रही हैं आपको उनको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और आप कोई भी एग्जाम में बैठिए जाके, बेधड़क आपका सिलेक्शन होगा अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है अच्छे से तो, ठीक है। चलिए, तो आज हम करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। फरवरी का 2023, सारे पिछली बार की तरह ही चलेगा, जनवरी की तरह ही इंटरनेशनल नेशनल सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम जो फरवरी का करंट अफेयर्स है जिसमें पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है वो उसको पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स में पहला है कि अभी हाल ही में एक कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हुए और एक प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं जो कि महिला हैं। तो एक इस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनने वाली वो पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। क्या नाम है उनका, ठीक है। तो हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी में कौन महिला देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनी है? क्या नाम है इनका, ठीक है।
इनका नाम है इनेमुएला एनुएला रोका बोटे। इनेमुएला रोका बोटे जी इस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। और इक्वेटोरियल गिनी एक मिडिल अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में पाया जा रहा है। इक्वेटोरियल गिनी इसको इसके लिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के जो बीच से एक रेखा जाती है 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्री है ना, ये यहाँ कहीं पड़ता है अफ्रीका में, यहाँ ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये यहाँ कहीं पड़ता है। तो इक्वेटर इसके ऊपर से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। तो याद रखेंगे इक्वेटोरियल गिनी की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? इनेमुएला रोका बोटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को के बारे में आप सबने सुना होगा। यूनेस्को अगर नहीं सुना है तो मैं आज बताता हूँ आपको कि यूनेस्को आपने सुना होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, विश्व विरासत यानी धरोहर है। जैसे हमारे यहाँ पे विश्व धरोहर जो सांस्कृतिक धरोहर क्या है? ताजमहल है, लाल किला है, आमेर का फोर्ट हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गई। तो ये जो प्लेस है ना बहुत पुराने पुराने, इनको धरोहर कहा जाता है, सांस्कृतिक धरोहर। और ऐसी ही धरोहरों को यूनेस्को दर्जा देता है विश्व धरोहर का, विश्व सांस्कृतिक धरोहर का, ठीक है। ताकि जो गवर्नमेंट जिस देश में ये एग्जिस्ट करते हैं, जिस देश में ये साइटें होती हैं, ये धरोहरें होती हैं, बाकी गवर्नमेंट इनकी संरक्षण पे ध्यान दे। तो यूनेस्को इस सब के लिए उत्तरदायी है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व सांस्कृतिक धरोहरों को डिक्लेयर करे, ठीक है। तो हाल ही में यूनेस्को ने बोला कि भाई हमने एक विश्व विरासत जो थी धरोहर उसको घोषित किया था और अब वो है खतरे में, ठीक है। तो किस शहर को विश्व विरासत धरोहर जो खतरे में है वो डिक्लेयर किया गया है? किस शहर में है वो हाल ही में? किस शहर की विश्व विरासत धरोहर को खतरे में घोषित किया गया है? सॉरी, किया गया है। तो ये जो शहर है वो है, इसका नाम है ओडेसा, याद रखेंगे ओडेसा। और ये ओडेसा कहाँ पे है? यूक्रेन में, ठीक है। अब क्यों ये विश्व विरासत धरोहर जो है खतरे में है, क्यों ये नष्ट हो रही है? क्यों आपको पता होगा, आप डेली अगर थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ते हो या पापा आपके बताते हैं कि भाई अभी रसिया और यूक्रेन में चल रहा है युद्ध, लड़ाई। दोनों देश तो नहीं, खैर रसिया यूक्रेन के ऊपर बहुत सारी मिसाइलें गिरा रहा है और वो देख नहीं रहा है कि क्या कौन सी विश्व विरासत धरोहर है, कहाँ पे पेट्रोल की रिफाइनरी है, जहाँ मतलब उसको लग रहा है वो वहाँ बम गिरा दे रहा है, वहाँ मिसाइल गिरा दे रहा है। तो ओडिशा में भी बहुत सारी बमबारी करी है रसिया ने। तो जिस वजह से क्या हुआ, ओडिशा में जो विश्व विरासत धरोहर हैं वो नष्ट हो रही हैं बहुत तेज़ी से, और जिस पर यूनेस्को ने चिंता जताई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो यूनेस्को ने ओडिशा की जो विश्व विरासत धरोहर है उनको खतरे में डिक्लेयर किया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसे। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक सवाल आप लोगों से कि जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, क्या ये इंडिपेंडेंट कंट्री हैं? अगर आप ये सवाल पूछो खुद से कि भाई क्या ये इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। आपको लगते होंगे प्रधानमंत्री है ना, आते जाते हैं तो ये होंगे मतलब इंडिपेंडेंट, बट ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है।
ये किसके अंडर आते हैं? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड के अंदर आते हैं। अंग्रेज जैसे हमारे इंडिया में आए थे ना, हमको गुलाम बनाया, ऐसे ही इन लोगों को भी गुलाम बना लिया था। ठीक है, तो हमने तो क्या करा, हमने तो कहा कि नहीं, हमें तो चाहिए पूरी आज़ादी। ठीक है, तो हमने पूरी आज़ादी ले ली, और पूरी आज़ादी का प्रतीक क्या है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति। अगर हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं होते तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता ही नहीं, राष्ट्रपति होता ही नहीं। और आप इन देशों में जाके देखो, कनाडा में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, न्यूजीलैंड में देखो, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति नहीं मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जगह पे यहाँ कौन होता है? ब्रिटेन का किंग ही यहाँ का हेड होता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह आज़ाद कंट्री नहीं है। यहाँ का जो नोट है, जैसे हमारे यहाँ पे नोटों पे कौन छपते हैं? गांधी जी छपते हैं, है ना, क्योंकि उनको राष्ट्रपिता माना जाता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, और दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहाँ पर किसकी? ब्रिटेन के किंग की फ़ोटो छपती है, ब्रिटेन की क्वीन की फ़ोटो छपती है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक देश ने, इन्हीं देशों में से एक देश ने कहा कि भाई हम तो अब नहीं छापेंगे नोटों पे राजा की फ़ोटो। ठीक है, हमने कहा हम क्यों छापे नोट में राजा की फ़ोटो? हम एक अलग कंट्री हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, हमको नहीं चाहिए फ्री की गुलामी। ठीक है, तो कौन सा शहर है, कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपने नोटों से किसको? ब्रिटेन के राजा की जो फोटो है उसको हटा दिया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने नोटों से ब्रिटेन के राजा या रानी जो भी हों का फोटो हटाने का निर्णय लिया है? कौन सा देश है वो? और ये सवाल अभी हाल ही में 2 जगह पूछा गया है, पंजाब पटवारी में पूछा गया और यूपी पीसीएस में पूछा गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने उन स्टूडेंट को ये सवाल पढ़ाया था, और लिटरली यही सवाल पूछा है कि हाल ही में किस देश ने अपने नोटों से ब्रिटेन के राजा रानी का फोटो हटाने का निर्णय लिया है? तो देखो, मैंने आपको 3 बता दिए थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इन्हीं 3 देशों में से एक होगा। ठीक है, तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा भाई अब हम नहीं यूज करेंगे राजा रानी का फोटो। तो उन्होंने कहा क्या यूज करोगे? उन्होंने कहा हम अपनी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत धरोहर है, उनको हम लोग अब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक कदम है ऑस्ट्रेलिया के आज़ाद, पूरी तरह आज़ाद होने की दिशा। ऑस्ट्रेलिया आज़ाद है बट पूरी तरह नहीं। ठीक है, तो वहाँ के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, क्यों? हम ब्रिटेन के राजा को अपना राजा मानते हैं, हमें अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहिए खुद का। ठीक है, तो ये पहला कदम है, और अब बाकी जो गवर्नमेंट है वो भी एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो लोग भी, है ना, कि हाँ बिल्कुल हमारी जो जनता है ठीक कह रही है, और हम क्यों ऑस्ट्रेलिया के राजा को, सॉरी ब्रिटेन के राजा को अपना राजा माने, हम अपना खुद का बनाएंगे। अब तो बहुत 21वीं सदी में थोड़ा ना गुलामी करेंगे जानबूझ के किसी की। ये तो एक तरह से गुलामी है ना, कि हम आपके राजा को अपना राजा मान रहे हैं, है ना। तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई हम कर रहे हैं रिमूव मोनार्की, आप कम से कम बैंक नोटों से तो हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी जनरल और डिक्टेटर, उसकी डेथ हो गई, है ना। तो इंडिया में भी मतलब उसके लिए सिंपैथी दी गई, और हालांकि इसको सिंपैथी देना बनता नहीं था, क्योंकि इंडिया के साथ इसने जो किया, जो करने की कोशिश की, वो बड़ा गलत था। ठीक है, तो ये डिक्टेटर था भाई परवेज मुशर्रफ, है ना। और इसने क्या किया, 1998 में इंडिया पर अटैक कर दिया। ठीक है, कारगिल वॉर आपको पता होगा, 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी। कोई बात नहीं,
शांति चल रही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो कुछ दिन पहले ही लाहौर होके आए थे, नवाज शरीफ से मिल के आए थे और इसने अटैक कर दिया कारगिल पे। ठीक है, बहुत सारे हमारे जो फौजी हैं, लगभग है ना 564 फौजी हमारे शहीद हो गए। हालांकि हम वो लड़ाई जीत गए, है ना, बट हमने उस लड़ाई की जीत की कीमत अपने 500 भाई बहनों को खोकर कमाई, है ना। तो इसको बड़ी हीनियस नज़र से देखा जाता था इंडिया में, है ना। बाद में खुद के इसके देश ने इसको निकाल के फेंक दिया बाहर अपने देश से। तो भागा भागा घूम रहा था, इस पर करप्शन वगैरह के चार्ज लगाए गए थे, इसको फांसी की सज़ा हुई थी अपने देश में। ठीक है, भाग के पहुंच गया था दुबई, भाग के पहुंच गया था। ठीक है, तो वहीं बीमार पड़ गया, इसका इलाज विलाज चल रहा था और इसकी डेथ हो गई। ठीक है, कारगिल की लड़ाई का जो खलनायक था सबसे बड़ा, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, हेटर्ड ये पर्सन जो है इंडिया में पैदा हुआ था, नई दिल्ली में पैदा हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, इसके फादर मदर जो थे जब पार्टीशन हुआ था तो चले गए थे। तो एक होता है कि आप जिस जगह पे पैदा होते हैं उस जगह के साथ थोड़ी सिंपैथी होती है आपको। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी के यहाँ कहाँ, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में पैदा हुए थे उस समय। लाल कृष्ण आडवाणी हमारे बीजेपी के जो बहुत बड़े लीडर हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए। तो जब भी वो पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है, उस जगह जहाँ वो पैदा हुए उनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो वहाँ घूम के आते हैं अपनी जगह पे। ठीक है ना। और हमारे यहाँ से तो खैर कोई, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या मनमोहन सिंह जी हो, हमारे यहाँ से ऐसा कोई भड़काऊ भाषण देता नहीं है। हमने आज तक कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया खुद से चल के। ठीक है, लेकिन ये पर्सन दिल्ली में पैदा हुआ, इसके बावजूद भी इसको कोई इंडिया के साथ खैर जरा सी भी सिंपैथी नहीं थी। इसने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद डिक्टेटर बनने के लिए कारगिल की लड़ाई कर दी। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए जिनकी डेड बॉडी को इसने क्लेम तक नहीं करने से मना कर दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पाकिस्तानी फौजी नहीं लड़ रहे थे, आतंकवादी लड़ रहे थे वहाँ पे। ठीक है, जबकि वो पाकिस्तानी फौजी थे। ठीक है, हाँ, तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ था, हाल ही में जो थी डेथ हो गई थी। तो करिए इसे नोट। हाल ही में किस पाकिस्तानी जनरल एवं तानाशाह की मृत्यु दुबई में हुई थी? आपका आंसर होगा जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, परवेज मुशर्रफ की डेथ जो थी अभी हाल ही में हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में भूकंप आया था, बहुत बड़ा वाला भूकंप आया था, है ना। बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो किस कंट्री में आया था? ठीक है, हाल ही में किन दो देशों में आए भूकंप से हजारों लोगों की जान चली गई? हजारों लोग मारे गए, कौन थे? दो कंट्रीज में आया था, है ना। हालांकि जो मीडिया पब्लिसिटी मिली वो सिर्फ एक ही कंट्री को मिली, है ना। 25,000 से ऊपर लोग मारे गए। ठीक है, और लगभग 35,000 लोग जो थे घायल हो गए। बहुत ही डरावना नज़ारा था। वीडियो फुटेज जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, है ना। बच्चे ना देखें, है ना, क्योंकि बड़ा डरावना मंजर था, है ना। 25,000 लोग मारे गए एक झटके में, 35,000 लोग जख्मी हो गए, कई लोगों की फैमिलियाँ टूट गई, बर्बाद हो गई, लापता हो गए, है ना। तो ये भूकंप आया था टर्की में, ऐसा मीडिया का कहना है। ठीक है, बट सच्चाई में भूकंप दो जगह आया था, तुर्की में और सीरिया में। सीरिया क्या है कि सीरिया बड़ा अभागा कंट्री है, वहाँ के लोग बड़े अभागे हैं कि उनका कोई नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वहाँ पे हमेशा सिविल वॉर छिड़ी रहती है। 2011 से वहाँ सिविल वॉर चल रही है,
जिसकी वजह से उस कंट्री में बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, ठीक है। तो उस कंट्री की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो भूकंप आया तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा हाँ तो वैसे भी पहले बिना भूकंप के भी लोग मर रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअली अगर जब आपसे पूछा जाए तो किन देशों में, 2 देशों में भूकंप आया जिससे हज़ारों लोग मारे गए, तो आपका आंसर होगा तुर्की एवं सीरिया, है ना। हालांकि इसके जो झटके थे भूकंप के वो 16 देशों में सुनाई दिए थे, है ना, महसूस किए गए थे 16 देशों में, ठीक है। बट तबाही सिर्फ इन 2 देशों में हुई थी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़ चढ़ के मदद करी, है ना, इन दोनों कंट्रियों की। ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है, जिसके तहत बहुत सारी जो मिलिट्री वाले हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, बचाव करने के लिए भेजा। इसके अलावा बहुत सारा सामान खाने पीने का, रहने के लिए, ठीक है, टेंट, कंबल, साबुन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया से भेजी गई थी। हमने बहुत बढ़ चढ़ के तुर्की की मदद की थी, ठीक है। तो तुर्की में आया था और सीरिया में आया था ये भूकंप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में 3 देशों ने बनाया है एक गठबंधन, एक अलायंस, कि भाई चलो एक दूसरे के साथ एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, बिजली, डिफेंस मतलब रक्षा, इकोनॉमी मतलब हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, इसके क्षेत्र में हम मिल के काम करते हैं। थोड़ी ग्रोथ तुम करो, थोड़ी तरक्की हम करें, थोड़ी तरक्की तुम करो, ठीक है। तो किन देशों ने मिलकर ये अलायंस बनाया है? हाल ही में किन 3 देशों ने, किन देशों ने मिलकर ऊर्जा, रक्षा एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साझेदारी हेतु गठबंधन किया है? क्या है, कौन है ये 3 कंट्री? ठीक है। और ये 3 कंट्री बहुत अलग अलग जगह से हैं, कोई लेना देना नहीं है इनका आपस में। तो ये 3 कंट्री हैं। पहला है हमारा प्यारा भारत, और दूसरा है हमारा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात, और तीसरा है फ्रांस, ठीक है। इन 3 देशों ने मिलकर कोऑपरेशन किया है कि भाई चलो एक दूसरे के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या करें, अर्थव्यवस्था, रक्षा एवं ऊर्जा के क्षेत्र में गठबंधन बनाएं और साथ मिलकर काम करें, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जरा। ठीक है। आपने हार्वर्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा कि भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आज के टाइम पे थोड़ा सा क्या है कि स्टीरियोटाइप टूटे हैं। पहले क्या होता था, कोई अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता था उसको मतलब बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पे गवर्नमेंट में बिठाया जाता था, ठीक है, उससे हर मामले पर राय ली जाती थी, है ना। तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बड़ा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रही है। कहाँ पे है ये? यूएसए में है, ठीक है। तो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रही है। अभी हाल ही में क्या था ना कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारे कॉलेज थे एक साथ मिल गए, एक था कोई लॉ स्कूल था, एक कॉमर्स स्कूल था और एक इंजीनियरिंग स्कूल था। इनने आके मिल गए, उन्होंने कहा चलो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ये सब लोग ये सारे कॉलेज मिल के खुद को क्या कहने लगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहने लगे। तो ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का क्या है, सेट है ना। तो ऐसे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही हार्वर्ड लॉ स्कूल है, हार्वर्ड कॉमर्स स्कूल है, तो ये सब काम करते हैं। तो अभी हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल में हुए थे भाई प्रेसिडेंट के लिए चुनाव, इलेक्शन। हमारे यूनिवर्सिटी में वगैरह में होते हैं ना, बहुत सारे भाई गुंडा लोग खड़े होते हैं, है ना, चुनाव जीतते हैं, है ना, और प्रेसिडेंट बन जाते हैं।
तो हार्वर्ड लॉ स्कूल में हुए अभी इलेक्शन, और वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए, तो अभी हाल ही में वहाँ हुए इलेक्शन में एक इंडियन जो लड़की है वो जीत के आई है, इंडियन अमेरिकन लड़की, क्या नाम है उसका? ठीक है, चलिए। हाल ही में किस भारतीय महिला ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत दर्ज की है? दर्ज की है। क्या नाम है इनका? ठीक है, बड़ा ही प्यारा नाम है ना, और बहुत इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात है। इनका नाम है अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर जी ने जीत दर्ज करी है, हार्वर्ड लॉ स्कूल के अध्यक्ष पद, प्रेसिडेंट बन गई है अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल की। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हाल ही में मतलब एक कंट्री है, हमारा दोस्त है, हमारा छोटा भाई है, और वो बड़ी संकट के दौर से अभी आजकल गुजर रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई है, लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट के पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो बड़ी ही गरीबी से गुजर रहा है वो देश, है ना। तो हमारा छोटा भाई है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा मित्र मुल्क है, तो हमने हर संभव जो है उसकी मदद करने की का प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं। तो मदद करने के इस प्रयास में अभी हाल ही में हमने उस देश को 75 बसें दी हैं, है ना। बसों की शॉर्टेज, बसें ही नहीं है, ठीक है। पेट्रोल भी दिया था, ठीक है, बसें दे दी। उन्होंने कहा बसें चलेंगी कैसे, पेट्रोल तो है ही नहीं, तो इंडिया ने कहा ये लो पेट्रोल भी ले लो आप, तो पेट्रोल भी दी, बसें भी दी। तो हाल ही में किस कंट्री को 75 बसें इंडिया ने दी हैं? हाल ही में किस देश को भारत ने 75 बसें उपहार में दी हैं? कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे, फ्री में दे दी, उपहार में दी हैं। क्या नाम है उस कंट्री का? ठीक है, तो उस कंट्री का नाम है जी श्रीलंका। श्रीलंका नाम है उस कंट्री का। श्रीलंका में क्या हुआ था भाई, जो जो एक परिवार था वहाँ पे, उसकी पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वो हर बार जीतने के लिए क्या करते थे, फ्री के लॉलीपॉप देते थे लोगों को, सब कुछ फ्री कर दो। जैसे हमारे यहाँ कुछ पार्टियाँ देती हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्री कर दे रहे थे। तो अब क्या हुआ उससे कि बहुत दिनों तक फ्री देने से क्या हुआ, इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा कहाँ जा रहा था? सारा फ्री खोरी में जा रहा था, एंड वेलफेयर का कोई काम हो ही नहीं रहा था, डेवलपमेंट का कोई काम हो ही नहीं रहा था। और श्रीलंका छोटा सा देश है, यानी कि कोई खेती वेती के लिए ज़मीन नहीं है, यानी कि वो खाने के लिए गेहूँ भी क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि ज़मीन ही नहीं है गेहूँ उपजाने के लिए। ठीक है, तो फ्री भी देना है और गेहूँ भी खरीदना है। ठीक है, तो क्या सिस्टम बन गया कि पैसे देके दूसरे देश से तो गेहूँ खरीदा, और मान लो 20 रुपए दे के गेहूँ खरीदा और उस गेहूँ को फ्री में बांट दिया। क्या हुआ, अब कितने दिन, अब इनकम कोई हो नहीं रही है। ठीक है, जो टैक्स पेयर से पैसा मिल रहा था, टैक्स से पैसा मिल रहा था, उससे गेहूं खरीद लिया और फ्री में दे दिया। इनकम कोई हो नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्री देने के कारण एक दिन क्या हुआ, पूरा कंट्री के पास पैसा खत्म हो गया, गवर्नमेंट बर्बाद हो गई, है ना। लोग सड़कों पे आ गए, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, पेट्रोल नहीं, गाड़ी में डलवाने के लिए जॉब नहीं। ठीक है, तो यहाँ की जो सरकार थी, जो पार्टी थी, जो फ्री दे रही थी, उस पार्टी के नेताओं को देश छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि पूरी पब्लिक ने अटैक कर दिया प्रेसिडेंट हाउस पे, पार्लियामेंट हाउस पे। अगर ये मिल जाते तो ये मार के खा जाते उनको। ठीक है, तो बड़े संकट के टाइम से गुजर रहा है और हम इसकी हर संभव मदद कर रहे हैं। तो हमने 75 बसें अभी इनको उपहार में दी हैं। चलिए नेक्स्ट।
हाल ही में एक लड़की है, बच्ची है छोटी सी, उसको दुनिया का सबसे तेज, फास्ट, है ना, पढ़ने में तेज स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट क्या हुआ है, डिक्लेयर किया गया है। क्या नाम है उस लड़की का? ठीक है, हाल ही में किस लड़की को दुनिया का सबसे तेज छात्र घोषित किया गया है? किस लड़की को घोषित किया गया सबसे तेज छात्र? ठीक है, तो हम एक बार फिर, हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है कि वो जो लड़की जिसको दुनिया का सबसे तेज छात्र घोषित किया गया है वो भारत से बिलोंग करती है, और उनका नाम है नताशा पेरियांगम। साउथ से आती हैं ये। 13 साल उम्र है इनकी मात्र। ठीक है, 13 साल, और भारत से आती हैं। ठीक है, तो नताशा पेरियांगम को दुनिया का सबसे तेज स्टूडेंट जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप कर लीजिए नोट। चलिए, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त क्या है? ये पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो अभी मैंने बताया था तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, हमने बहुत सारे मिलिट्री वाले अपने जो हैं, है ना, कर्मचारी भेजे थे कि जाओ भाई वहाँ पे जाके बचाओ, वहाँ पे लोग भूकंप में फंसे हुए हैं, बिल्डिंगों के अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने खाने का बहुत सारा सामान भेजा था उनको, मेडिकल सप्लाई, दवाइयाँ, है ना, सारी चीज़ें भेजी थी। ठीक है, तो ये दवाइयाँ हमने जिस अभियान के थ्रू भेजी थी उसी को कहा जाता है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त क्या है? तुर्की और सीरिया में भूकंप के दौरान भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसके तहत क्या भेजा गया? दवाइयां भेजी गई, ठीक है, खाने पीने का सामान भेजा गया, कपड़े भेजे गए, और बहुत सारे लोग भेजे गए वहां के लोगों को बचाव कार्य करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त में लिख लेंगे तुर्की और सीरिया में आए भूकंप, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से लोगों को बचाने एवं उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में किस देश में जो है साइक्लोन गैब्रियल आया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है अभी हाल ही में किस देश में गैब्रियल नाम का चक्रवात आया? ठीक है, तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में आया है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, अभी हाल ही में बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए।
ठीक है। और एक स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि जिन्होंने 1971 की जंग में जो है हिस्सा लिया था, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इनका यह अहम योगदान रहा। उनको जो बांग्लादेश है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुना गया है। तो क्या नाम है उनका? ठीक है, हाल ही में संपन्न चुनाव में कौन व्यक्ति बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे। ठीक है, और इनको अब इनका जो है मेहनत का जो इन्होंने बांग्लादेश के लिए किया उसका इनाम मिला है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बने हैं बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट। अभी हाल ही में सऊदी अरबिया ने क्या करा है, एक अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री को कहाँ भेजा है? अंतरिक्ष में भेजा है। और वैसे तो हमारे इंडिया से भी बहुत सारे गए हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में पहली बार भेजा है। और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरबिया इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जो है औरतों को बहुत ज़्यादा राइट नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे में एक औरत को अंतरिक्ष में भेजना चर्चा का विषय बन ही जाता है। ठीक है, तो ये पहली महिला है। क्या नाम है इनका? सऊदी अरब की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम है रायन्ना बर्नवी। रायन्ना बर्नवी मैडम। ठीक है, इनको चुना गया है सऊदी अरब की पहली महिला यात्री। अब तो ये क्या है, स्पेस में पहुंच भी चुकी हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने सुना होगा। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हाल ही में क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या नाम है उनका? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया, क्या नाम है इनका? डेविड मालपास। सही है, डेविड मालपास साहब ने। अब ये त्यागपत्र देंगे, कोई इनकी जगह आएगा। ठीक है, कौन आया है? हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो भारतीय हैं, इनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा साहब को चुना गया है पहला भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ठीक है, मालाबार एक नौसैनिक अभ्यास है ना, वो कहाँ पे होने वाला है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास इस वर्ष किस देश में होगा?
होगा। और ये देश का नाम है भाई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास कराएगा अपने देश में। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल कौन कौन होता है? देखो, भारत, जापान, ठीक है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्री हैं जो मिलकर साथ में अभ्यास करते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो ये है भाई आपका पूरा इंटरनेशनल फरवरी मंथ का। ठीक है, हमने सारी मुख्य मुख्य खबरें हैं जो कवर कर ली हैं। और फरवरी के करंट अफेयर्स में से 2 से 3 सवाल पूछे गए इंटरनेशनल से ही। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इनको तैयार करेंगे, साथ ही इनकी PDF आपको दे दी जाएगी, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।